अब ये पेट्रोल की क्या सिचुएशन बन रही है? कुछ कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल ऐसा लग रहा है बन सकती है। देखिए, इंटेंट या नीयत की बात करें तो वो तो अच्छी ही है। गरीब आदमी को हर हुक्मरान चाहेगा कि उसका वोट बैंक मुतासर होता है, उसकी सियासत मुतासर होती है, ज़रा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। महंगाई का जो तूफ़ान बपा है हमारे इर्द गिर्द के, लिटरली लोगों के लिए 2 वक्त की, पहले कहते थे ना, 1 वक्त की रोटियां खाना अगर दवाएं साथ लेता है तो मुश्किल है। That is fine, लेकिन who is going to decide? वो जो 100 रुपए लीटर वाली बात हुई है ना, गरीबों से कम लेंगे, अमीरों से ज्यादा लेंगे, कौन अमीर है कौन गरीब है? Who's going to decide कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किसके क्या हालात है नहीं है, कौन स्ट्रगल करके अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर रहा है? ये बड़ी सेंसिटिव, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। Who's going to decide? देखिए, 660 सीसी की बहुत सी जापानी गाड़ियां हैं जो उन 1000 सीसी की गाड़ियों से कई गुना महंगी हैं, जो लोगों ने 20-20 साल से रखी, जो लोगों ने 20-20 साल से रखी हुई हैं। तो ये सीसी का क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि अगर 800 सीसी से ऊपर की गाड़ियों को महंगा पेट्रोल दिया जाएगा उल्टा, तो 1000 सीसी या इवन पुराने मॉडल की 1200 सीसी वाली गाड़ियां जिन्होंने रखी हुई हैं, वो कोई अमीर लोग नहीं हैं। उनसे ज्यादा अमीर वो हैं जिन्होंने दीगर जापानी गाड़ियां जो कम पावर की रखी हुई हैं, हाइब्रिड किस्म की है। बहुत से लोगों को आई पर्सनली नो जिन्होंने बाकी अपने एसेट्स बेच के, क्योंकि अच्छा, ये सारे मामला ना गाड़ी ली, तो अब वो अमीरों में आ जाएंगे या गरीबों में आएंगे? मतलब ये बड़ा मुश्किल है इसका। अच्छा चलें, ठीक है, हमने कहा इंटेंट अच्छी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्या प्लान है? क्योंकि इस इंटेंट की बात अब से नहीं, महीनों से की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब। शुक्रिया मलिक साहब, गुड मॉर्निंग। इट्स गुड टू हैव यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन चलें, आपने वक्त दिया है तो आप पहले तो हमें समझाइए कि इस इंटेंट का इजहार तो काफ़ी अरसे से किया जा रहा था कि ये करना चाहिए, ये करेंगे, अब ये अनाउंसमेंट भी हो गई है। हालांकि इससे पहले भी, जिसे कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी अनाउंसमेंट्स होती रही हैं इस सिलसिले में। हाउ डू यू प्लान टू इम्प्लीमेंट इट? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल ऑफ द पीपल हु वाचिंग योर प्रोग्राम। सबसे पहली बात तो ये है, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपकी बात सुन रहा था। तो भाई बात यह है कि अगर आप सड़क के ऊपर निकलें और आपको एक मोटरसाइकिल पे जाती हुई एक बूढ़ा आदमी नजर आए, बुजुर्ग नजर आए, जिसके पीछे कोई उनकी बेगम बैठी हो, वो भी बुजुर्ग, और बारिश हो रही हो और वो मुश्किल से कोई सौदा सल्फ लेके घर जा रहे हो, तो आपको एहसास तो होगा ना कि उनके मुकाबले में वो गाड़ी जो एक बड़ी वो पजेरो या लैंड क्रूजर, जिसके आगे एक डाला चल रहा है, जिस पे नो फेयर वाले लड़के बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में ये तफरीक करना कि अमीर कौन है और गरीब कौन। जो आपने बात की वो थोड़ी सी ज़्यादा नुआंस्ड है कि गुर्बत के भी बहुत से शेड्स हैं। तो पहला तो मैं आपके सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जिसकी मोटरसाइकिल की टंकी पे भी 2 बच्चे बैठे हुए हैं, बेगम के हाथ में भी एक बच्चा है, मोटरसाइकिल खुद चला रहे हैं, सौदा सल्फ भी ला रहे हैं, उनकी गुर्बत तो आप पे आया है। तो इसमें तो कोई तकरार नहीं कि वो गरीब हैं और वो लोग जो लैंड क्रूजर चला रहे हैं, जिनके आगे डाले चल रहे हैं, वो अमीर हैं। तो अगर ये अमीर आदमी जो 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहे हैं, अगर पेट्रोल में 50 रुपए या 40 रुपए ज़्यादा देंगे, जिससे गरीब आदमी की थोड़ी सी मदद हो जाएगी, तो पॉलिसी के तौर पर मैं समझता हूँ एक अच्छा मुल्क चलाने के लिए ये बुरी पॉलिसी नहीं है। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि आप लाइन कहाँ पे खींचेंगे? तो हमने लाइन 800 सीसी पे खींच दी और आपने कहा कि ये क्या बात हुई, 1000 सीसी पे खींच दें या 1200 सीसी पे खींच दें। तो बात ये है भाई कि इस मुल्क में इस वक्त तकरीबन 20 से 21 मिलियन मोटरसाइकिलें हैं जो सड़क पे चल रही हैं और तकरीबन 4 मिलियन गाड़ियां हैं जो सड़क पे चल रही हैं। जो 800 सीसी से कम की गाड़ियां हैं वो तकरीबन 1.3 मिलियन है। अब आप सोचिए कि कुल मिला के मोटरसाइकिलें जो हैं वो 20-21 मिलियन हैं, यानी 2 करोड़ या 2 करोड़ 10 लाख हैं, जिनमें से तमाम को सब्सिडाइज यानी सस्ता पेट्रोल दे दिया। 4 मिलियन यानी 40 लाख गाड़ियां हैं मुल्क में, जिसमें से 13 लाख गाड़ियों को भी कह दिया कि आप 1 टंकी पेट्रोल का सब्सिडाइज पेट्रोल डलवा लें। तो आप बताइए, 1300 पे लाइन खींचें, 1600 पे लाइन खींचें, 2000 पे लाइन खींचें, कहीं तो हमने ये लाइन खींचनी है। लेकिन फिर भी आपका मुकदमा बहुत अच्छा है। तो अब सोचा ये है कि पहली फेज में तो ये कर लेंगे, लेकिन दूसरी फेज में हमारे पास बिस्प का जो डेटा है, उस डेटा से ये देखना शुरू करेंगे कि इनमें असल में अमीर कौन है और गरीब कौन है, और एक और फिल्टर डालेंगे जो इस फेज में नहीं डालेंगे।
इंशाल्लाह 5-6 महीने के बाद हम हो या कोई भी और हुकूमत हो, वो देखेगी तरीका। अच्छा है, क्योंकि अगला सवाल मेरे जहन में यही था कि 5-6 महीने के बाद की बात जरा दूर की है, आपने खुद ही क्लियर कर दिया। बता देता हूँ आपको मैंने क्यों क्लियर किया। आपको याद होगा लेडी हेल्थ केयर वर्कर प्रोग्राम शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था? किसी को याद नहीं, लेकिन क्योंकि उसमें गरीब आदमी का बेनिफिट है तो आज तक वो प्रोग्राम चल रहा है। ये मोटरवेज बनी थी, किसी को याद है, किसी को नहीं याद ये किस दौर में बनी थी, मगर आज भी लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जो अच्छा प्रोग्राम होता है ये बेस्ट प्रोग्राम को देख, 3-4 हुकूमतें तो बदल चुकी हैं। इस वजह से जब आप हुकूमत साजी के अमल में आते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। ना रहें, अगर लोग नहीं चाहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, और अगर लोग चाहेंगे तो आ जाएंगे। ये तो लोगों पे मुनहसर है और ये उनका हक है। तो जो भी हुकूमत आएगी कोई अच्छा तरीका कार तय कर जाएंगे तो वो उसको जरूर फॉलो करेगी। वो तो तभी होगा जब इंतखाबात की बारी आएगी। अच्छा मुस्तदक मलिक साहब, एक और चीज़, बिकॉज बहुत सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग IMF से जो डीलिंग्स हो रही हैं, जो टॉक्स चले हो रही हैं, वो भी इंफॉर्मेशन आती रहती है। अब आप इसमें क्लैरिटी दे सकते हैं कि IMF ने भी बड़ी स्ट्रिक्टली इन अ सेंस मना किया हुआ, एक कंडीशन डाली हुई है कि हुकूमत कोई सब्सिडी, कोई रिलीफ ना दे। तो अगर ऐसा ही है तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये जो इस वक्त प्लान है पेट्रोल का? देखें, पहले तो हम ये जो लफ्ज़ सब्सिडी इस्तेमाल करते हैं मुहावरे की ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। हम सब्सिडी तो नहीं दे रहे, हम तो अमीर को उससे टैक्स ले रहे हैं और गरीब को उसका फ़ायदा दे रहे हैं। अगर ख़जाने पर कोई बोझ हो, मैंने जैसे आपको अभी बताया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने हाउस होल्ड हमारी स्कीम से मुतासर होंगे, यानी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख के करीब लोग जो हैं वो हमारे, नहीं 2 करोड़ की मैं कह रहा हूँ, तकरीबन 22 मिलियन लोग या 23 मिलियन लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। और जिनको इजाफी तेल की कीमत देना पड़ेगी वो कुल मिला के तकरीबन आप समझ लीजिए कोई 30 लाख लोग हैं। तो ये तो एक अच्छी पॉलिसी हुई ना कि जो लोग साहिब हैसियत हैं उनसे ज़्यादा पैसे, तो जो सस्ती, जिनको सस्ता पेट्रोल मिलेगा, गाड़ी वाले फॉर इंस्टेंस 800 सीसी, उनको एक टैंकी या 30 लीटर तक मिलेगा, और जो इजाफी कीमत दे रहे होंगे वो महीने में जितना भी इस्तेमाल करें वो इजाफी ही कीमत दे रहे होंगे। आप बिल्कुल समझिए, होगा ऐसे कि जो हमने एनालिसिस किया है उसमें गरीब आदमी जो है वो तकरीबन 21 लीटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल इस्तेमाल करता है। तो फैसला ये किया गया है कि तमाम 21 लीटर पेट्रोल जो वो खरीदता है महीने में, उसकी कीमत और अमीर आदमी की कीमत में 100 रुपए का फर्क होगा। ये वज़ीर आज़म का हुक्म है, यही नवाज शरीफ साहब की हिदायत थी। दूसरी बात है कि गाड़ी की, जो 800 सीसी की गाड़ी है उसकी टैंकी तकरीबन 30 लीटर की होती है, और गरीब आदमी एक महीने में तकरीबन 3 टैंकी पेट्रोल इस्तेमाल करता है। तो एक टैंकी पे यानी 30 लीटर पे तो कैसे होगा ये? नादरा के डेटा के साथ लिंक होगा कि इस गाड़ी ने पेट्रोल भरवा लिया है? मतलब हाउ वुड यू मेंटेन द डेटा टू द पेट्रोल स्टेशन? वी आर जस्ट एंड हाउ वुड यू नो कि ये सेकंड टाइम आ रहा है, कि ये पहली बार आया है या महीने में तीसरी दफा? मतलब ये किस तरह डिटरमिन, और ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए, मुझे बस यही आप लोगों के शो में आने का मजा आता है। आप लोग होशियार हैं, आपको पहले से जवाब भी पता होते हैं, सवाल भी पता होते हैं, तो इसके सवाल में ही आपने जवाब भी दे दिया है। होता है ऐसे है कि हमारे पास नादरा का एक डेटाबेस है और एक और डेटाबेस है जिसमें गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है आपका ID कार्ड। तो जब आप ID कार्ड के साथ, जब आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के तमाम कागजात उसका डेटाबेस लेते हैं तो उसमें ID कार्ड होता है। ID कार्ड पे नाम भी होता है और ID कार्ड से मुंसलिक एक मोटरसाइकिल, उसकी रजिस्ट्रेशन भी है। उस ID कार्ड से मुंसलिक टेलीफोन नंबर भी है। अब ये तीनों चीज़ें तो आपके सामने आ गई। अब आपके पास फ़ोन भी है, ID कार्ड भी है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल की भी है। तो एक पैगाम जाएगा हुकूमत की तरफ से 6-7 हफ्ते के बाद कि भाई आपको ये जो स्पेशल स्कीम है सस्ते पेट्रोल की, इसमें इनरोल कर दिया गया है। अब आप जाइए और सस्ता पेट्रोल डलवा लो। तो जब आप जाएंगे तो आप, और ये ज़रूरी नहीं कि आपको महंगा जो iPhone वगैरह है ये लेना पड़े, आप आम सा ये 300-400 रुपए वाला टेलीफोन जो है उस पर आप अपना ID कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको 1 टाइम पासवर्ड मिल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपना ID कार्ड डालते हैं तो आपको बता देता है वो आपका जो गेटवे है कि आपने किस जगह पे जाके किस पोलिंग स्टेशन में वोट डालना है। तो आप वो अपना 1 टाइम पासवर्ड और ID कार्ड लेके पेट्रोल पंप चले जाएंगे। वहाँ पे भी टेलीफोन के ऊपर ही एक एप्लीकेशन जो है वो 6 हफ्ते में 7 हफ्ते में हर जगह पे वो लगा दी जाएगी। आपका ID कार्ड और 1 टाइम पासवर्ड वो आप देंगे और बिल्कुल जिस तरह जैज़ गैस है, कैश है या
तो क्या तेज पैसा या इस तरह के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, बिल्कुल उस तरह वन टाइम पासवर्ड के ऊपर आप पेट्रोल डलवाएंगे, आप 100 रुपया कम देंगे, सरकार ने जो पैसे दिए होंगे अमीर आदमी से, उन पैसों में से वो सब्सिडी आपको पेट्रोल पंप को दे दीजिए। चलें, आई होप दिस के आपका ये सिस्टम जिसकी आप तैयारी में हैं, जिसमें सर्टनली चंद हफ्ते लगेंगे, इसमें आवाम भी ज़रा ईमानदारी का मुजाहरा करें, पेट्रोल स्टेशन मालिकान भी ईमानदारी का मुजाहरा करें, क्योंकि आपको पता है ना वो नौबत भी आ जाती है जब आपको टीवी पे आके कहना पड़ता है कि अगर अब पेट्रोल ना मिला तो कार्रवाई होगी। सो हम मतलब हमारे अपने रवैयों पे भी गौर करने की हम सबको जरूरत है। पॉइंट आउट जरूर करना है कि वो हजरात जिन्होंने अपनी बाइक अभी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हुई, अपने नाम पे नहीं की हुई, वो करनी पड़ेगी, वो भी करनी पड़ेगी, तो वो प्रोसेस भी बीच में हो जाए। हाँ, अच्छा, अब मुसद्दिक मलिक साहब, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम अगला सवाल कर लेते हैं, बताइए। एक बात देखिए, इसके अंदर इस प्रोसेस में उतनी इंटेग्रिटी है जितनी आपकी जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो उसमें इंटेग्रिटी होती है, तो उसमें किसी को ईमानदारी या बेईमानी करने की जरूरत तो नहीं होती है। आप जब ऑनलाइन जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं या अपनी पेमेंट करते हैं केबल टेलीविजन की ऑनलाइन, तो आपको कभी अब्यूज़ तो नहीं हुई। जो प्रोसेस आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, जो प्रोसेस आपके ये पेमेंट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जो प्रोसेस आप ये जैज़ कैश के अंदर या इजी पैसा में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है। अगर इसमें चोरी हो सकती है तो उसमें भी हो सकती है, और अगर उसमें नहीं हो रही तो इंशाल्लाह इसमें भी नहीं। The vehicle has to be registered on your name as well. आवाम को हम ये बार बार बताते भी रहेंगे। अच्छा मलिक साहब, हाथ पैर मार रहे हैं हम, IMF से अभी तक हमारा स्टाफ लेवल का अग्रीमेंट नहीं हो सका है। अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का भी अप्रूव हो गया सारा बेल आउट पैकेज, और आप लोग ये स्कीम भी लेकर आए हैं। ज़ाहिर है गरीब आदमी की मुश्किलात भी आवाम की मुश्किलात भी हुकूमत के सामने हैं। इज़ एनी थॉट हुकूमत की सफ़ों में कि हमने काफ़ी कर लिया, इस झमेले से जान छुड़ाते हैं, इंतखाबात कराते हैं और किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं? जी बिल्कुल 100%। और मैं आपके जब बात काटी, मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए, तब भी मैंने यही कहा कि मैं तो इंतखाबात के हक में हूँ। आप एक क्लिप नहीं दिखा पाएंगे जिसमें मैं कह रहा हूँ कि वक्त से इंतखाबात नहीं होने चाहिए। ये अवाम का हक है, इंतखाबात वक्त से होने चाहिए। PMLN भरपूर तैयारी के साथ है इंतखाबात में उतरने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि जिस हद तक हम काम कर सकते थे हमने किया है। ये नहीं कि लोगों का दुख दर्द नहीं है, महंगाई नहीं है, लेकिन ये अवाम का हक है वोट, इस वजह से हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। नहीं, अब कौमी असम्बली के इंतखाबात वक्त से पहले कराने की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वक्त पे तो चलें जब होंगे। आपको पता ही है पंजाब में असम्बली की डेट सामने है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की डेट आ गई है। अब ये अगर हो जाएंगे तो वो एक और केओस पैदा होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये या बाद में हो या वो पहले हो जाएं? देखिए बात ये है भाई, एक पहली बात तो ये है कि आइन में जो लिखा है वो ना आपकी मर्जी से हो ना मेरी मर्जी से हो। इस वजह से जब आप कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है, मेरा ख्याल क्या है, वो तो आइन में लिखा हुआ है, और आइन कहता है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, वक्त से तो होने चाहिए। आइन कहता है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए तो होने चाहिए। इसमें कोई तकरार नहीं है, और इसमें मेरा और आपका ओपिनियन कि क्या ये अच्छा हो क्या वो अच्छा हो, अगर हम ये करेंगे तो इसी से खराबी पैदा होगी। वक्त से आइन इलेक्शन होने चाहिए, सूबों के वक्त से इलेक्शन होने चाहिए नेशनल असेंबली के। ये सवाब आइन में प्राइम मिनिस्टर को दे रखी है कि अगर वो चाहें तो वक्त से पहले इलेक्शन करवा लें। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब का हक था कि हम कहते रहे आप वक्त से पहले इलेक्शन करवा लें, मगर उन्होंने कहा मैं नहीं करवाता, मैं वजीर आज़म हूँ, अगर आपने मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है तो कर डालिए। बिल्कुल वही जवाब है, अगर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है तो कर डालिए, वरना आइन इजाज़त देता है वजीर आज़म को कि वो 5 साल की मुद्दत पूरी करें, और अगर उससे पहले किसी वक्त वो समझें कि मुल्क नहीं चल सकता तो वो बेशक इलेक्शन करवा लें। तो हमारे मुल्क में जो आइन है उसी के मुताबिक चलेंगे ना। तो मैंने तो आपको कहा है कि जो आइन कहता है वो होना चाहिए। और अभी तो आइन ये कहता है कि पंजाब के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे फैसले के मुताबिक, और क्योंकि असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई हुई हैं, और उसके बाद कौमी असम्बली अगर आप मुद्दत पूरी करना चाहेंगे तो उसके कहीं अगस्त सितंबर में जाके इंतखाब होंगे। तो आपके ही साथियों का यह आर्ग्यूमेंट कि पंजाब में एक हुकूमत ऑलरेडी बन जाएगी, वो फिर आने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती है, या कौमी असम्बली में उसी पार्टी की हुकूमत होगी जिसकी पंजाब में हुकूमत होगी, इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। आपका इस पे कोई नज़रिया है सर? जी मेरा तो बड़ा क्लियर नज़रिया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी और की होगी उसको फ़ायदा होगा, हमारी होगी हमें फ़ायदा होगा। ये मामलात इलेक्शन कमीशन के हैं जो उसको तय करने हैं दीगर इदारों के साथ जिसने उनको सिक्योरिटी फराहम करनी है या पैसे देने हैं।
एज पॉलिटिशियन मैं समझता हूँ इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मुस्तैदी के साथ तमाम अपने मामलात रिजॉल्व करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी ले और हम सियासतदान इस बात को प्रमोट करें कि आइन के मुताबिक ये मुल्क चलना चाहिए। इस वजह से इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए और हमें अपना काम करना चाहिए। चलें, आइन के मुताबिक अगर होते हैं और 30 को वाकई पंजाब में इंतखाबात हो जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने की कोई डेट है आपके इल्म में, या कोई हफ्ता है आपके इल्म में, या महीना इवन फॉर दैट मैटर? मलिक साहब, डज इट इवन मैटर कि अब आए या ना आए? बिकॉज जिस तरह चीजें चल रही हैं, और मरियम नवाज तो आपको पता है उन्हीं का बयानिया लेके आगे आ रही हैं, डज इट इवन मैटर फॉर हिम टू बी हियर फिजिकली? लेकिन मियां नवाज शरीफ के आने से कम हमारे इलेक्शन में तो बहुत जान पड़ी। उनके चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं, आपको शायद अब वो गए हुए उनको कुछ दिन हो गए तो आप उनके जलसे याद नहीं। तो जहाँ पैर रखते हैं वहाँ 70-80 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनके आने से बहुत तकलीफ मिलेगी, लेकिन कुछ नाइंसाफ़ी जो उनके साथ हुई है उसका कुछ मामला हल होता नज़र नहीं आता। तो वैसे तो अदालतें अब तो खैर मैकडॉनल्ड्स भी खुल गया। आपने देखा है कि आप वो ड्राइव थ्रू से भी कोई जमानत वमानत लेनी हो तो वो ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जिस तरह बाकी जगहों के ऊपर इंसाफ फराहम किया जा रहा है, इंसाफ के दो तराजू के पलड़े जो हैं उनको बराबर होना चाहिए। अगर आपके लिए एक ड्राइव थ्रू है तो किसी और के लिए भी ड्राइव थ्रू होना चाहिए। अगर आपको अदालत कह रही है कि आप तशरीफ लाएं, अच्छा आज नहीं आ सकते, चलिए कल आ जाइए, कल नहीं आ सकेंगे चलें परसों आ जाएं, चलें हम 7 बजे तक रखते हैं खुली अदालत, 7 बजे तक आ जाइए। अरे भाई वो एक वकालतनामा वकील ही भेज दीजिए ताकि हमारे पास कोई कागज आसरा तो हो कि आपको ड्राइव थ्रू से सहूलत फराहम की जा सके। तो अगर आपके एक तरफ इंसाफ के तराजू में ये तुल रहा है तो दूसरी तरफ भी इंसाफ थोड़ा सा होता हुआ दिखना चाहिए। तो सर उसके लिए भी फिर आना पड़ेगा ना, और गाड़ी में बैठ के ड्राइव थ्रू वाला एक्शन करना पड़ेगा। अपने कारकुनों को आपको किसने रोका है? मियां साहब आए वापस, गाड़ी में बैठे, कारकुनों को साथ लें, अपने केसेस का सामना करें, जो भी उनके कानूनी मामलात हैं। और वैसे भी एक ट्रेंड तो सेट हो ही चुका है। आपने बड़ी अच्छी चीज मुझे याद करवाई, कारकुनों को साथ लें, फिर पुलिस को मारें और फिर पुलिस को पेट्रोल पंप बम फेंकें, और फिर उन्हीं की वजीर सेहत जो हैं वो फ़ोन करें सदर को और बोलें कि हाय देखें वो हमारे लड़के पुलिस को पेट्रोल बम मार रहे हैं, कोई बंदा मर जाएगा, प्लीज़ ज़रा रोक दीजिए ना इसको। ये चाहते हैं आप कि मुल्क में हर तरफ गदर हो जाए, हर तरफ जत्थे जो हैं वो बाहर निकल आए सड़कों के ऊपर, और अदालतों के बाहर पुलिस के लोगों को मारें, उन पर पेट्रोल बम फेंकें। तो फिर इन जत्थों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। आप लोगों ने कुछ किया नहीं ऐसा जिससे ये लगे कि हाँ वाकई दोबारा कोई जत्था ये करने की जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि अपेरेंटली सभी बैकफुट पे नजर आते हैं। नहीं, बैकफुट पे क्या नजर आएंगे जब आप जत्थों को लेकर हुकूमत जो है उसको एक पेरेंटल रोल भी होता है, वो कानून नाफिज भी करती है और कोशिश करती है कि जानो माल जो है उसका नुकसान ना हो। लेकिन आपने जो गाड़ियां जली देखी उसमें कोई सिविलियन गाड़ी जली देखी? आपने जो अपने क्लिप्स चलाए हैं उसमें आपने किसको देखा डंडे उठाए हुए सरकारी गाड़ियों को आग लगाते, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाते, पुलिस को मारते? और कल तो मैं एक प्रोग्राम में था तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को ये हक था कि सेल्फ डिफेंस में अंदर से गोली मार देते। अरे भाई, तलाशी का वारंट लेके कोई पुलिस जाए किसी के और आप ही तरह के लोग कहें कि अंदर से उनको सेल्फ डिफेंस में गोली मार देनी चाहिए थी। मैं आपका जिक्र नहीं कर रहा, मतलब जिन्होंने भी कहा होगा, उन्होंने भी कहा है, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इस वजह से मैं समझता हूँ इस मुल्क में कानून की अमलदारी होनी चाहिए। कल को यही जत्थे जिनका हम आज जिनको सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके और मेरे घर में घुस आएंगे तो आपके और मेरे बच्चों को कौन बचाएगा? यही पुलिस होगी, ये छोड़ के चली जाएगी, इसी की गाड़ियों को आग लगा दी जाएगी। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को भी और जहाँ जहाँ ये हो रहा है वफाकी हुकूमत में ये भी रिपोर्ट में हुआ है, एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, एक तदबीर के साथ और तदब्बर के साथ आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ द स्टेट को एस्टेब्लिश करना होगा, वरना ये बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। और मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं कि पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए या दहशतगर्दी से मुताल्लिक बयानात, आपको लगता है कि हमारा पहले ही इतना टॉक्सिक पॉलिटिकल माहौल है कि इसमें मज़ीद किसी को कलअदम करार देने की बात करनी चाहिए या दहशतगर्दी से जुड़े इल्ज़ामात आयद करने चाहिए किसी भी सियासी जमात पर? देखें, पहली बात ये कलअदम करने का फैसला जो है वो तो होगा अदालती कार्रवाई के बाद। उसका तो एक पूरा प्रोसेस है जो आइन में लिखा हुआ है। किसी के कहने से कोई पार्टी कलअदम करार नहीं दी जाएगी।
लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले शायद आप लोगों के टेलीविजन प्रोग्राम ने भी वो दिखाया कि एक पुराने टीटीपी के साहब जिनको सजाए मौत हो चुकी थी और फिर वो 8-9 साल तालिबान की कैद में भी रहकर आए हैं, वो पीटीआई में इमरान खान साहब की हिफाजत पे थे। यानी एक साहब जिनको दहशतगर्दी में सजाए मौत हो चुकी है, जो दहशतगर्दी की वजह से 9 साल अफगानिस्तान की जेल में रहकर आए और वो यहाँ पर आके ये कह रहे हैं खुद अपने इंटरव्यूज में कि मैं टीटीपी नहीं, मैं तो वो सवात वाले जिन्होंने आर्मी की गर्दनें काटी थी, मैं तो उस जत्थे में था, मैं कोई टीटीपी के जत्थे में थोड़ी था। यानी जिन लोगों ने आर्मी अफसरान की गर्दनें काटी, जिन्होंने चौकों में अदालतें लगाई और फांसियाँ दी लोगों, वो अगर किसी जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएं किसी शख्स की हिफाजत के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? दहशतगर्दी तो खैर मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल में उनको कुछ और करना चाहिए। फांसी से ज़्यादा बड़ी सज़ा होनी चाहिए, 8 साल से ज़्यादा लंबी कैद होनी चाहिए, और जो इल्ज़ामात हैं फ़ौजियों की गर्दनें काटने के, उससे बड़ा कोई इल्ज़ाम होना चाहिए। उसके बाद फिर दहशतगर्दी की बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा, जब मैं हुकूमत को कह रहा हूँ कि हुकूमत में तदब्बर होना चाहिए, तो थोड़ा तदब्बर सियासी जमात यानी पीटीआई में भी होना चाहिए कि वो इस तरह के लोगों को ला के फ़ौज के और पुलिस के सामने खड़ा ना करे। बाकी जहाँ तक कालदम पॉलिटिकल पार्टी को देने का नुक्ता नज़र है, वो उसका एक तरीक़ाकार दर्ज है और वो बगैर अदालत के नहीं होगा। चले मालिक साहब, प्राइमरीली हमने आपसे पेट्रोल प्रोग्राम के मुताल्लिक की बात करनी थी, उस पे चंद हफ्तों बाद आपको ज़हमत दोबारा देंगे जब इम्प्लीमेंट करेंगे। दे रहे हैं कि कब से होगा, जाते जाते ये भी बता दें। जी, हमने तो बड़ी दरख्वास्त की वज़ीर आज़म को थोड़ा वक्त ज़्यादा दे देंगे, थोड़ी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें गेटवे बनाना है, एप्लीकेशंस बनानी है, एक आम 300 रुपए वाले टेलीफोन को में तरीक़ाकार लगाना है ताकि वो कर सकें। मगर उन्होंने 6 हफ्ते दिए हैं, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे और 6 हफ्ते में इसको नाफिज करेंगे। चलें, गुड लक, थैंक यू सो मच जी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी तफसीली बात हो गई। गुड लक तो आपने इस तरह कहा है कि जैसे वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। ये खतरनाक चीज़ भी है बहुत से लोगों के लिए जो कि बीच के लोग हैं, हाँ। जो कि अभी डिसाइड करेंगे कि वे डू वी स्टैंड, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को खींच के एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास में लाने की कोशिश की है। दे आर गोइंग टू बी पुल्ड डाउन बिकॉज ऑफ दिस। वो कह रहे हैं कि जी अगले स्टेज पे उनका ख्याल करेंगे। मतलब बहुत सारे मामलात होते हैं, एक मेंटेनेंस होती है, गाड़ी जो व्हीकल जो मशीनरी आपने ली हुई है, देयर आर मेनी थिंग्स अटैच्ड टू इट। और जिस तरह हमने शुरू में बात की थी ना कि बहुत से लोगों के पास एक महंगी 650 सीसी की गाड़ी है, जो शायद अमीर होंगे उस बंदे से जिसके पास एक 25 साल पुरानी 8000 सीसी गाड़ी है। बहुत सी चीजें, देयर आर सो मेनी लेयर्स टू इट। इन एनी केस जब ये होगा तभी पता लगेगा इसमें क्या ग्लिचेस हैं और किस तरह उनको ठीक किया जा सकता है। दुआ करें ना हो। वैसे मोटरसाइकिल वाले नहीं हूं मैं, ऐसे मोटरसाइकिल वालों के लिए जो गाड़ियों को बीच में डाला हुआ है ना, मोटरसाइकिल वालों को तो फौरी आसान काम नहीं, और जो लोग मिलना लेते ही हैं चाहिए, वो इसलिए बहुत मैं मुश्किल दुआ से नहीं लेते हैं। करूंगा। आप हमें वैसे आज जियो पाकिस्तान पे लिखें कि आपका क्या प्लान है, किस तरह मोटरसाइकिल तक शुड बी लाइक द बेस लाइन।